हेलो एवरीवन, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था पर ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा करी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी बंदोबस्त कानून के विषय में। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और जिन दो सेगमेंट में हमने भारतीय संविधान के विकास को बांटा था उसके दूसरा सेगमेंट क्राउन का शासन जो कि 1858 से लेकर के भारत की आज़ादी के समय तक यानी कि 1947 तक चला था, उसके अंदर कौन कौन से अधिनियम आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर जो पहला टॉपिक था हमारा भारतीय संविधान का विकास और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके बारे में एक तीसरा वीडियो और आएगा और इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। आइए चर्चा करते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। चार्टर एक्ट 1833 में कौन कौन से प्रावधान दिए गए थे कि जो कंपनी थी जिसका कार्य केवल भारत में व्यापार करना था, अब इस एक्ट के तहत वो कंपनी व्यापारिक निकाय न रह करके एक प्रशासनिक निकाय बन गया, यानी कि उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो व्यापार न रह करके भारत पर शासन करना हो गया। इसके अलावा जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ था बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद होता था उस पद को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी क्रम में सबसे पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल बनने के साथ ही लॉर्ड विलियम बेंटिक को चार्टर एक्ट 1833 के तहत कौन कौन से अधिकार दिए गए थे? तो उसमें से सबसे पहला अधिकार लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया था कि वे पूरे भारत में विधि निर्माण प्रक्रिया को देख सकते थे, यानी कि पूरे भारत में विधि निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो किसके अंतर्गत हो गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंतर्गत हो गई। दूसरा अधिकार था कि उन्हें सभी प्रकार की नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई। तीसरा कि संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट निर्माण करने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को दे दिया गया। इसके अलावा भारतीय कानूनों के वर्गीकरण के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसको बोला गया विधि आयोग, और इस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का जो प्रथम विधि आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया था। यहाँ समझने की ज़रूरत है, यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया था, ठीक है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसमें अपना हस्तक्षेप किया और इस कारण से ये जो प्रावधान था वो लागू नहीं हो सका। ये जो प्रावधान था सिविल सेवकों वाला ये आपको देखने को मिलेगा चार्टर एक्ट 1853 में। यहाँ केवल चार्टर एक्ट 1833 में ऐसा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके हस्तक्षेप के कारण ये काम पूरा नहीं हो सका था। इसके अलावा चार्टर एक्ट 1833 में और कौन सा प्रावधान था जो बेहद महत्वपूर्ण था कि दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। प्रश्न भी आता है कि किस एक्ट के तहत दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था, तो हम बोलेंगे चार्टर एक्ट 1833 के तहत दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की। इसमें क्या किया गया था? पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य, यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, यानी 6 सदस्य हुआ करते थे किसमें? गवर्नर जनरल की परिषद में। उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य पहले एक ही हुआ करते थे, यानी विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों को ही गवर्नर जनरल की परिषद ही किया करती थी। इसमें क्या किया गया कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद जिसमें कि 6 सदस्य होते थे उनके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया, यानी विधायी कार्य अलग कर दिए गए और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। इसके अलावा जो परिषद जिसमें केवल 6 सदस्य हुआ करते थे उसमें 6 नए सदस्यों का
मतलब 6 और नए सदस्यों को शामिल किया गया। इनको क्या बोला करते थे हम? पार्षद भी इनको कहा जाता था। उन जो नए सदस्य थे उनको क्या कहा जाता था? पार्षद भी कहा जाता था। इसके अलावा गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद, गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया। अच्छा, पहले गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य होते थे। और उसी के बाद में चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में 6 और नए सदस्य यानी कि 6 और नए पार्षदों को शामिल किया गया। इस प्रकार से वहाँ कुल सदस्यों की संख्या 12 हो गई। कुल सदस्यों की संख्या 12 हो गई। और फिर गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जो कि बिल्कुल ब्रिटिश संसद के नियमों के अनुसार ही कार्य करती थी। ब्रिटिश संसद की नियमों के अनुसार ही कार्य करती थी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसको लघु संसद भी कहा गया। अच्छा, जो नए सदस्य शामिल किए थे गवर्नर जनरल की परिषद में, उन 6 नए सदस्यों में कौन कौन से सदस्य थे? तो उनमें पहले सदस्य थे बंगाल के मुख्य न्यायाधीश। पहले सदस्य कौन थे? बंगाल के मुख्य न्यायाधीश। और दूसरे सदस्य थे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे। याद रखना, यहाँ पर क्या है? बंगाल के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस। और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के क्या है? केवल यहाँ पे न्यायाधीश। तो पहले सदस्य हो गए बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, दूसरे हो गए कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। इसके अलावा 4 सदस्य और थे। वो 4 सदस्य कहाँ से थे? बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा प्रांत। बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव को इस समिति में शामिल किया गया। इस प्रकार से 6 सदस्य शामिल किए गए। महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने के साथ साथ पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया गया। देखिए, महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरना। यहाँ पर महत्वपूर्ण पदों का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण पद यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि अब प्रशासनिक निकाय बन गई थी, उसमें जो अधिकारी और कर्मचारियों के पद होते थे वो भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए। और उन पर क्या होती थी? उन पदों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। ये उसके लिए हो गया। अब इसके साथ साथ सिविल सेवा, जो सिविल सर्विसेज होती हैं, उनमें भी भारतीयों को शामिल कर लिया गया। एक समिति का गठन किया गया सन 1854 में, मैकाले समिति। ठीक है, ये मैकाले समिति किसके लिए बनाई गई थी? ये विशेष रूप से सिविल सेवाओं परीक्षाओं में भारतीयों को शामिल करने से संबंधित ही थी मैकाले समिति। इसके बारे में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मैकाले समिति किससे संबंधित है? तो मैकाले समिति किससे संबंधित है? सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने से संबंधित है। और ये किसके अंतर्गत आता था? ये पूरा प्रावधान जो था किसके अंतर्गत था? चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत था। अब जो भारतीय संविधान के विकास का दूसरा सेगमेंट है, क्राउन का शासन यानी ब्रिटेन के सम्राट का शासन, उसकी समयावधि मानी जाती है 1858 से 1947 के मध्य। और इसके अंतर्गत पहला एक्ट कौन सा है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। और इन दोनों बॉडीज को समाप्त करके इनके स्थान पर एक नए पद का सृजन किया गया, जिसको बोला गया भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। किसको समाप्त करके? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण, मुगल सम्राट का पद समाप्त। अच्छा, एक चीज देखिए, हमने यहां पे बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों बॉडीज को समाप्त करके एक नए पद का सृजन किया गया था, जिस पद को नाम दिया गया था भारत का राज्य सचिव।
जब ये दोनों बॉडीज़ बनी थी तब भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जब इन दोनों बॉडीज़ को ख़त्म किया गया और भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया, तो इसका मतलब है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, क्योंकि दोनों भी बॉडीज़ थी, इनको मिलाकर के एक ही पद सृजित कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि द्वैध शासन प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। इसके अलावा 1857-58 का जो समय था वो मुग़ल सल्तनत के पतन का समय था, क्योंकि मुग़ल बादशाह, जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उनको क्या किया था, ब्रिटिश सेना ने उनको कैद कर लिया था और रंगून भेज दिया था। तो उस संबंध में मुग़ल सम्राट का पद तो समाप्त कर ही दिया गया। तो जब मुग़ल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया तो भारतीय मामलों पर ब्रिटेन की संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। किसके तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब आता है जो गवर्नर जनरल था, यानी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय नाम दे दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का वायसराय बना दिया गया। और इस संबंध में भारत के सबसे पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? भारत के सबसे पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद आते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम के बारे में इसमें सबसे पहला प्रावधान था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। यानी जब भी कोई कानून का निर्माण किया जाता था तो उनमें भारतीय रिप्रेजेंटेटिव को भी शामिल किया जाता था और उनसे भी उस मामले पर विचार विमर्श किया जाता था। और इसका उदाहरण देखने को मिलता है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के वायसराय थे, जिनको के कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी, उनने भारत के 3 व्यक्तियों को विधान परिषद में मनोनीत भी किया था। इसमें कौन कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। इन 3 व्यक्तियों को 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में मनोनीत किया था। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि कैनिंग ने, यानी लॉर्ड कैनिंग ने 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत एक पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी। पोर्टफोलियो सिस्टम को शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पोर्टफोलियो सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है समविभागीय प्रणाली। समविभागीय प्रणाली, इसका मतलब क्या है कि पूरा जो शासन था, ब्रिटिश शासन था, उसको छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बांट दिया गया और हर डिपार्टमेंट का जो प्रमुख बनाया गया उसकी पूरी जिम्मेदारी और उसका उत्तरदायित्व उसी को सौंप दिया गया। ये होता था पोर्टफोलियो सिस्टम। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने किसकी शुरुआत की? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। इसके अलावा मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां दोबारा से वापस कर दी गई। जैसा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपने देखा था कि जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, बिल्कुल अधीन कर दिया गया था, और उनकी जो भी विधायी शक्तियां थीं वो ले ली गई थीं। तो इसमें क्या हुआ था? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास की विधायी शक्तियों को पुनः वापस कर दिया था। तो हम बोल सकते हैं कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो भी प्रावधान थे उनको क्या कर दिया था? उलट दिया था। इसके अलावा बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों की स्थापना की गई थी। बंगाल में विधान परिषद की स्थापना हुई थी 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हुई थी 1866 में और पंजाब में हुई थी 1897 में।